नेशनल गेम्स उत्तराखंड का आज हल्द्वानी में समापन हो गया। हालांकि गेम्स गुरुवार को ही खत्म हो गए थे और आज समापन समारोह का आयोजन किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। अमित शाह का सीएम धामी ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया के साथ अगले राष्ट्रीय खेलों के मेजबान मेघालय के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पहली बार नेशनल गेम्स ग्रीन गेम्स में बदल गए और उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं अमित शाह ने उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों की जमकर तारीफ की है और कहा है उत्तराखंड ने काफी अच्छी तरह से गेम्स का आयोजन किया। साथ ही अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड के कई खिलाड़ी ओलंपिक खेल सकते हैं। इसके अलावा अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया कि 2036 के ओलंपिक गेम्स के लिए हमने ताल ठोक दी है और ये खेल भारत में ही होंगे। नेशनल गेम्स के समापन समारोह में कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और मशाल को अगले मेजबान मेघालय को मेजबानी के लिए सौंप दिया गया है। रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। खेलों के इस महासंगम में देश भर से पधारे 16,000 से अधिक एथलीट 35 खेल विधाओं में प्रतिभाग करके 448 स्वर्ण, 448 रजत तथा 594 कांस्य पदक जीते हैं। इस दौरान कई खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अनेक रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं और भविष्य में भारत का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखने वाले बहुत से चैंपियन भी उभर कर सामने आए हैं। इस बार के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कई मामलों में विशिष्ट रहा है। इन खेलों में जहां हमने पहली बार योग और मलखम्ब जैसे अपने पारंपरिक खेलों को शामिल करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, वहीं रात्रि काल में रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता का आयोजन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी। मोदी जी ने फिट इंडिया, खेलो इंडिया, ये दो कंसेप्ट से हर युवा को खेलने के लिए लालायित करने का काम किया है। और मित्रों, जीवन में जीतने से ज्यादा हार को हजम करना बहुत महत्वपूर्ण होता है और खेल ही है जो हारने के बाद दूसरे दिन जीतने के जज्बे के साथ आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देता है। और मैं आज सभी युवा को कहना चाहता हूं कि सफलता सिर्फ शारीरिक क्षमता से नहीं आती, कौशल्य से नहीं आती, दृढ़ निश्चय और मजबूत मन ही सफलता को प्राप्त करा सकता। राष्ट्रीय खेलों में जहां हजारों खिलाड़ियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया, वहीं उत्तराखंड का प्रदर्शन भी शानदार रहा। 24 गोल्ड मेडल के साथ उत्तराखंड 7वें नंबर पर रहा और राज्य के खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स पर भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। बीते साल गोवा में हुए नेशनल गेम्स में उत्तराखंड मेडल टैली में 24वें स्थान पर था, लेकिन 2025 में हुए राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश ने जबरदस्त छलांग लगाकर 7वां स्थान हासिल किया। इस साल प्रदेश के 7 जिलों में 11 लोकेशंस पर कुल 32 मैदानों में 35 खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 9,000 खिलाड़ी पहुँचे। खेल विभाग ने खिलाड़ियों, कोच और अन्य स्टाफ के लिए हर प्रकार की बेहतरीन व्यवस्था की। आंकड़ों के मुताबिक खेल विभाग ने 50,000 से ज्यादा होटल रूम बुक कराए और ये पहली बार हुआ कि 35,000 वॉलंटियर्स इन खेलों का हिस्सा बने। वहीं समापन पर हरियाणा के खेल मंत्री ने भी उत्तराखंड में अच्छे तरीके से हुए आयोजन की तारीफ की। उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ के देश भर के खिलाड़ियों के लिए की है और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार व्यक्त कर दूंगा कि उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था के साथ देश भर के खिलाड़ी यहां से एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। रहने से लेकर उनका खेलने तक की जो व्यवस्था है, बेस्ट से बेस्ट देने का उन्होंने प्रयास किया है। सभी राज्य के लोग आए हुए हैं, हर तरह से उनके रहने खाने की व्यवस्था हुई है। लगभग हमारे 8,981 लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जो कि लगभग बहुत बड़ी फिगर है, क्योंकि गोवा में 44 गेम में 10,000 के करीब थे। हमारे यहाँ लगभग 35 गेम में इतने खिलाड़ी हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या दर्शाता है।
इन नेशनल गेम्स के लिए खेल विभाग ने कई अत्याधुनिक इक्विपमेंट अलग अलग देशों से मंगवाए हैं। इसके अलावा गेम्स से पहले लगाए गए विशेष ट्रेनिंग कैंप से भी प्रदेश की रैंकिंग में बड़ा सुधार देखने को मिला। हालांकि खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस तेजी से बढ़ती रैंकिंग को बनाए रखने के लिए खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास में रहना होगा ताकि मेडल टैली में कोई गिरावट न आए। तो हम पहले तो ये चाहते हैं कि जो उत्तरांचल का जो भी ग्रोथ हुआ है 100 के करीब उनके मेडल हैं, अगर वो उसको पहले उसको मेंटेन करने की चुनौती होगी। अब जो नया न्यू नेशनल गेम्स होगा उसमें वो टेस्ट हो जाएगा कि आखिरकार उत्तरांचल में जब ये होस्ट किया गया तब ये मेडल आए, और जो नया नेशनल गेम होगा उसमें आपकी रैंकिंग में कितना सुधार हुआ और कितना वो गिर रहा है। उत्तराखंड ने नेशनल गेम्स 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन कर पूरे देश को अपनी खेल क्षमता का परिचय दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रदेश के खिलाड़ी इसी लगन और तैयारी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना जलवा दिखा पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चारधाम शीतकालीन यात्रा के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उत्तरकाशी के हर्षिल और मुकबा में तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए इस क्षेत्र को सजाया जा रहा है। युद्ध स्तर पर सड़कों और पार्किंग के निर्माण का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री यहां पर पूजा अर्चना करने के बाद हिमालय और हर्षिल घाटी के मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य का भी दीदार करेंगे, जिसके लिए मंदिर परिसर में ही व्यू पॉइंट बनाया जा रहा है। देखिए, अभी हम लोग हर्षिल में हैं और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित जो भ्रमण कार्यक्रम है मुखवा में माँ गंगा का जो मंदिर है, जहाँ पर शीतकाल में माँ गंगा के दर्शन किए जाते हैं। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तरकाशी जिले के मुखवा में भ्रमण करेंगे, तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात भी है। केदारनाथ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार केदारनाथ यात्रा रूट पर पार्किंग की समस्या से लगने वाली जाम की समस्या को दूर करने के लिए विशेष फोकस रहेगा। इसके लिए पुलिस यात्रा रूट जाम लगने वाली जगह पर पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। वहीं केदारनाथ हाईवे पर जिन जगहों पर डेंजर जोन है, वहां पर दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहता है। इसको लेकर भी पुलिस अभी से प्लानिंग कर रही है। NH नेशनल हाईवे की जो गौरीकुंड तक जाएगा या सोनप्रयाग तक जाता है, उसमें कुछ बॉटलनेक्स अभी भी अवेलेबल है। पिछले हफ्ता जो गढ़वाल कमिश्नर सर द्वारा जो मीटिंग ली गई, उसमें अलग अलग विभागों की समीक्षा की गई और सब लोगों द्वारा पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए यात्रा शुरू करने के पहले वो बॉटलनेक्स क्लियर की जाने की बात कही गई है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव और नेशनल गेम्स खत्म हो चुके हैं और अब बीजेपी में नेताओं की बेचैनी बढ़ने लगी है, क्योंकि निकाय चुनाव में कई नेताओं को यह आश्वासन देकर शांत कराया गया था कि उन्हें चुनाव के बाद संगठन और सरकार में किसी एक जगह एडजस्ट किया जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड बीजेपी में लंबे समय से नेता सरकार में दायित्व को लेकर टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन कभी निकाय चुनाव तो कभी नेशनल गेम जैसे आयोजनों के कारण इस पर ब्रेक लगता रहा है। निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने बहुत से दावेदारों को ये कहकर शांत किया कि भविष्य में सरकार या संगठन में उन्हें जगह मिलेगी। अब निकाय चुनाव भी हो चुके हैं और नेशनल गेम भी, तो इन नेताओं की बेचैनी बढ़ने लगी है। इनमें से कई नेता इन दिनों बीजेपी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। नई नगर निकायों में के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत जमकर मेहनत की, अच्छे परिणाम दिए और मुझे लगता है कि वर्तमान समय में पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है। अभी हम मंडल बनाने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता मंडलों की जिम्मेदारी लेने वाले हैं। बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष और जिले की टीम में जिम्मेदारी मिलने वाली है। उसके बाद प्रदेश की टीम में बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, अनुभवी कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी और उसके बाद सही समय आने पर इन दायित्वों का निर्धारण भी होगा। सरकार में बाल अधिकार संरक्षण आयोग, महिला आयोग और BKTC के अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है।
कई और दायित्वधारियों का कार्यकाल भी समाप्ति की ओर है, जिन पर नेताओं की टकटकी लगी हुई है। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इन पदों पर दायित्वधारियों की नियुक्ति तो कर ही सकती है। कुछ और बोर्डों, निगमों में पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन दोनों इस बात को प्राथमिकता देते हैं कि वरिष्ठता और योग्यता दोनों को ध्यान में रखा जाए, जैसे कि जिन लोगों को दायित्व दिया जाए वे सरकार में भी अपना योगदान कर सकें और जो कोई उनको जिम्मेदारी दूसरी भी दी जाती है तो वे उसको भी पूरा कर सकें। 23 मार्च को सरकार का 3 साल का कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है। इस 3 साल में 2 बार सीमित संख्या में दायित्वधारियों की लिस्ट जारी हुई। अधिकांश दायित्व वाले पदों पर किसी न किसी कारण घोषणा नहीं हो पाई, लेकिन अब सरकार करीब करीब मन बना चुकी है। सुगबुगाहट है कि अप्रैल या मई में होने वाले पंचायत चुनाव और उसके बाद 2027 की तैयारियों के मद्देनजर सरकार कभी भी बड़े लेवल पर दायित्वधारियों की सूची जारी कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आने वाला बजट राज्य के अंदर विकास की संभावनाओं को आगे विस्तार देने वाला है। सीएम ने कहा कि बजट में महिलाओं और युवाओं पर विशेष फोकस रहने वाला है। युवाओं के लिए नए खेल मैदान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ऑडिटोरियम, समाज कल्याण की योजनाओं को विस्तार देने की भी योजना है। नई टाउनशिप बनाने और सीमांत क्षेत्रों में नवाचार और एआई को बढ़ावा देने पर भी फोकस रहेगा। महिलाओं पर हमारा विशेष फोकस रहेगा, युवाओं पर विशेष फोकस रहेगा। सीमांत क्षेत्रों में हम नवाचार पर, एआई को बढ़ाने पर, नई टाउनशिप बनाने पर और जो हमारे समाज कल्याण क्षेत्र में चलने वाली योजनाएं हैं, उन योजनाओं को और हम मजबूत करेंगे। युवाओं के लिए हम खेल के और स्थान बनाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए ऑडिटोरियम बनाने की व्यवस्था करेंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? कांग्रेस में नेताओं के बयान ही पार्टी के लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं, जिसका नुकसान कांग्रेस को ही होता है। इसी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अब सबको हद में रहने की चेतावनी दी है। देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की चेतावनी भरी ये चिट्ठी शुक्रवार को जारी हुई है। इस लेटर में करण माहरा ने सीनियर से लेकर जूनियर नेताओं को हद में रहकर बयानबाजी करने की सख्त हिदायत दी है। लेटर में साफ लिखा गया कि सीनियर नेता और पदाधिकारी मीडिया और सोशल मीडिया में जो कमेंट कर रहे हैं उसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। इसीलिए बयान सिर्फ बीजेपी को घेरने के लिए दें, कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए नहीं। करण माहरा का कहना है कि बयानों और कमेंट की कंट्रोवर्सी पर हाईकमान गंभीर है और कौन क्या कह रहा है सब देखा जा रहा है। देखिए, इसको हाईकमान देख रहा है और गंभीरता से देख रहा है। कौन क्या बयान दे रहा है, क्या कह रहा है, उसकी नीयत क्या है, ये तो समझा जा सकता है कि किसकी क्या नीयत है और उनके बयानों से उन चीज़ों का निचोड़ भी आराम से निकाला जा सकता है। हमको अपनी पार्टी में फोकस करना है, अपनी पार्टी को कैसे ठीक करना है, अपनी पार्टी को कहाँ कमजोरी है उसको कैसे ठीक करना है, इस पर ध्यान देना है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन ताकतवर है, इससे हमको क्या करना है। हमको जिनसे चुनाव लड़ना है या जिनके खिलाफ हमको लोकतंत्र में लड़ाई लड़नी है, जिनकी आइडियोलॉजी से हमको लड़ना है, हम उनकी तारीफ कैसे करें। हम तो अपना काम करें। कांग्रेस में नेता बीजेपी को घेरने के बजाय एक दूसरे का विरोध करते दिखते हैं, तो कई बार सोशल मीडिया पर नेता आपस में भिड़ते हुए दिखते हैं। नतीजा यह कि कांग्रेस नेताओं के बयान और झगड़ों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को ही होता है। ऐसे में क्या करण माहरा की चेतावनी से बड़े से लेकर छोटे नेता कंट्रोल हो पाएंगे, ये सवाल है। करता हूं तो बिल्कुल मुझे लगता है आला कमान को इंटरवीन करना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि नेपोटिज्म का सहारा लेके कई लोग जो है हमारे मेरे जैसे अगर मैं करूं कि छोटे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं और फिर बच जाते हैं क्योंकि नेपोटिज्म का सहारा वो ले लेते हैं। तो बिल्कुल आला कमान को ध्यान देना चाहिए और केंद्रीय नेतृत्व को इस पे नकेल कसने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि पार्टी में अनुशासन जरूर होना चाहिए। पार्टी में अनुशासन है कहाँ? कोई एक दूसरे की सुनने वाला नहीं है। पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष नहीं मान रहे हैं और बड़े नेताओं की स्थिति आप देख रहे हैं, क्या स्थिति है। जितने भी बड़े नेता हैं सब कोई कुछ कह दे रहा है, कोई कुछ कहता है। हरीश रावत जी कुछ कहते हैं तो गुदियाल जी कुछ कहते हैं। कांग्रेस के अंतिम दिन है, अंतिम सांसें कांग्रेस ले रही है, यही है।
कांग्रेस में नेताओं के आपस में लड़ने भिड़ने का ट्रेंड पुराना है, तो कई बार लड़ने भिड़ने की बात मीडिया और सोशल मीडिया तक पर होती है और कांग्रेस नेता बीजेपी से भिड़ने के बजाय आपस में भिड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखते हैं। तो ऐसे नेताओं को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने हद में रहने की हिदायत दी है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। विकासनगर के पचवादून में लगातार अवैध प्लॉटिंग को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है। विकासनगर के रुद्रपुर क्षेत्र में भी शुक्रवार को एमडीडीए की टीम ने कई बीघा अवैध प्लॉटिंग को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की एमडीडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले एक हफ्ते में प्राधिकरण की टीम ने पचवादून में कई 100 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। कॉर्बेट के बिजरानी रेंज में गुरुवार को सावल्दे के शख्स पर बाघ ने हमला कर दिया। इस हमले के विरोध में ग्रामीणों ने शुक्रवार को सावल्दे में जाम लगा दिया और गुरुवार को वनकर्मी गणेश पवार पर बाघ ने अटैक कर दिया। गणेश पवार सावल्दे का रहने वाला है, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। रोड जाम होने के चलते शाम की पाली में पर्यटक ढेला और झिरना जोन में भी नहीं जा सके। विकासनगर के छोटा रामपुर इलाके में 3 गाड़ियों की आपस में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें आनन फानन में लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर 2 गंभीर घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने के चक्कर में कार, लोडर, विक्रम और ऑटो आपस में टकरा गए। एक अंदर ये स्कूल बस है या कोई कंपनी की बस है। इस बस ने ना इंडिकेटर दिया ना ब्रेक मारी, ये सीधा अंदर को चल दिया। अंदर को चलने के बाद जो है उधर से यूटिलिटी आ रही थी, वो हमारे ऊपर पलटा। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद हमने तो अपनी आंखें बंद कर दी थी। हरिद्वार के मेट्रो हॉस्पिटल में एक स्टाफ नर्स की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 23 साल की सलोनी का शव हॉस्पिटल के टॉयलेट में मिला। टॉयलेट का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। सलोनी बीते 1.5 साल से मेट्रो हॉस्पिटल में बतौर स्टाफ नर्स काम कर रही थी। लड़की की मौत पर परिजनों ने हत्या का आरोप भी लगाया है। सिडकुल थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक की टीम ने भी घटनास्थल का इंस्पेक्शन कर कई सुराग जुटाए हैं। तो बंद था दरवाजा, उसको तोड़कर ये अंदर गए तो वहाँ अचेत अवस्था में मिली। उसको उनके द्वारा उसको प्राथमिक उपचार देने का प्रयास किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलने पर थाने की पुलिस वहाँ पहुंची है। बॉडी को पंचायतनामे के लिए भिजवाया गया है। आगे बढ़ते हुए पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी विमला बहुगुणा का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने देहरादून स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। शनिवार को ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर विमला बहुगुणा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि गांधीवादी विमला बहुगुणा जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित की गई थी और विमला बहुगुणा के निधन पर सीएम धामी ने भी दुख जताया है। तो विमला बहुगुणा के निधन पर सीएम ने दुख जताया है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देहरादून की ये खबर, जहां पर 93 साल की उम्र में विमला बहुगुणा का निधन हो गया है। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। पिथौरागढ़ में वन बीट अधिकारियों ने डीएफओ दफ्तर में धरना दिया। वे काफी लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे। बागेश्वर में लंबित मांगों को लेकर वन आरक्षी काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं। शुक्रवार से उन्होंने कार्य बहिष्कार भी शुरू कर दिया है। नैनीताल में वन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया। मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं के दफ्तर के बाहर धरना दिया गया। हरिद्वार में सैकड़ों वनकर्मी अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठ गए हैं। वनकर्मी काफी समय से वेतन, आहार और आवास भत्ते की मांग कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में यूसीसी को लेकर डीएम की मौजूदगी में एक मीटिंग की गई, जिसमें विवाह के पंजीकरण में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए निर्देश दिए गए।
चारधाम यात्रा में रील और यूट्यूबर पर रोक लगाने की मांग को लेकर केदार सभा मुखर हो गई है। इसके साथ ही इस पर रोक लगाने की मांग की गई। हरिद्वार में 2027 में अर्धकुंभ को पूर्ण कुंभ की तरह आयोजित करने की मांग की गई। गंगा सभा जल्द ही इसके लिए सरकार को पत्र भेजेगी। अल्मोड़ा नगर में ई रिक्शा की सफलता के बाद दूसरे रूटों पर भी ई रिक्शा चलाए जाएंगे। ई रिक्शा से कई महिलाओं को रोजगार मिला है। नैनीताल हाईकोर्ट में वकील आलोक मेहरा को शुक्रवार को जज के पद की शपथ दिलाई गई, जिससे अब जजों की संख्या कुल 9 हो गई है। उत्तरकाशी में जिला स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों पर है। रेणुका माता मंदिर प्रांगण में देव डोलियों के सानिध्य में 7 दिवसीय विकास मेले का आयोजन होना है। पहाड़ों में पर्यटन सीजन की तैयारियां शुरू हो गई है। कम बारिश और मौसम के बदलते चक्र के बाद इस बार पहाड़ों में खूब पर्यटक आने की उम्मीद है। हालांकि इन सब के बीच सबसे बड़ी टेंशन सड़कों को जाम मुक्त करने की अभी से होने लगी है। पहाड़ों में पर्यटन सीजन की तैयारियां शुरू होने लगी हैं। नैनीताल में नावों को नए पर्यटन सीजन के लिए ठीक करने का काम शुरू किया गया है। पर्यटकों को सुरक्षा और बेहतर यात्रा मिले, इसके लिए इन नावों को रंग रोगन करके तैयार किया गया है। इसके साथ ही होटल मालिक भी होटलों को तैयार कर रहे हैं। इस बार कैंची धाम और नैनीताल तक अच्छा कारोबार करने की उम्मीद कारोबारी जता रहे हैं। इस समय जो है अब हम सीजन के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए जो है बोटों को तैयार कर रहे हैं। इस समय जो है फरवरी से लेकर मार्च तक हमारा पूरा इसमें रंग रोगन का कार्य होता है और जिसकी बोट पुरानी होती है, कहीं पर ख़राब होती है तो उसका रिपेयरिंग का कार्य होता है। अगर कोई अपनी नया बोट जो बिल्कुल चलने की स्थिति में नहीं है उसको डैमेज करके नया बनाता है। पर्यटन सीजन की तैयारियों के बीच में ट्रैफिक मैनेजमेंट अभी से टेंशन देने लगा है। इस बार ट्रैफिक जैम से पर्यटकों को ना जूझना पड़े, इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेकिन कई तरह की तैयारियां अभी अधूरी हैं। जो नहर कवरिंग करके पार्किंग बनाई गई है, इसको भी क्योंकि पूर्व में सर्वे किया गया था, इसमें कुछ ROW को लेकर इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व करवाया जा रहा है और ROW के इश्यूज रिजॉल्व होंगे तो इस एरिया को भी उसमें टेकअप करके इसको जोड़ा जाएगा ताकि एक थ्रू आउट स्टार्ट टू फिनिश एक रिंग रोड निकल कर आ पाए और उसमें जो ट्रैफिक है उसको हम लोग वन वे करें। जब 500 व्हीकल्स की पार्किंग एक जगह पर बनेगी तो वहाँ उस पार्किंग के कारण भी कुछ कंजेशन क्रिएट होने की संभावना बनेगी। उसको देखते हुए उसको ईज आउट करने के लिए जो रिंग रोड है ये काम आएगी। नैनीताल समेत दूसरे पर्यटन स्थलों पर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन जरूरत है एक प्लानिंग के तहत काम करने की ताकि पर्यटन सीजन में लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।